तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। ये दोनों वर्ड थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। और बहुत सारे देखे होंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसे देख लेने के बाद आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रवर्तन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में चला जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रिक भी डाला गया है इस वीडियो में। ठीक है, तो देख लीजिए प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश क्या होता है। एक छोटी सी वीडियो बनाकर हम लोगों ने जान लिया है। और किरण पुंज क्या होता है, और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक यानी पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी क्या होता है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें सब बताया गया है बिल्कुल अच्छी तरह से और एक ट्रिक के माध्यम से। अबे सिर्फ भाषण ही देगा कि स्टार्ट भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी प्रवर्तन के बारे में। तो आप लोग तो क्रिकेट खेलते ही होंगे, और जब क्रिकेट खेलते हैं और जब हम बॉलिंग करते हैं और बॉल जब बैट्समैन की तरफ फेंकते हैं, तो बैट्समैन उस बॉल को मारता है और उस बॉल को आने की प्रक्रिया को बोलेंगे परावर्तन। नहीं समझ में आया? चलिए एक और प्रक्रिया करते हैं। हाथ में मेरे बॉल है एक, मान लीजिए मेरे हाथ में क्या है, एक बॉल है, और मैं इस क्या करता हूँ, इस बोर्ड पर मारता हूँ और वह बोर्ड से टकराकर बॉल मेरे हाथों में आएगी और वहीं आने की प्रक्रिया को बोलेंगे परिवर्तन, यानी टकराकर आने की प्रक्रिया को बोलते हैं परिवर्तन, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। आगे समझ में नहीं है? चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यह है एक समतल दर्पण। समतल दर्पण है ये, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, और ये सभी के घरों में होता है, जिसे हम आमतौर पर ऐनक बोलते हैं। और सभी के घरों में होता है, हम अपनी गुलाबी आंखों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह है प्लेन मिरर, ठीक है। यहां पर, और ये नीचे देखिए, नीचे क्या है, ये रजतित बोलते हैं हिंदी में इसे, या कलई भी बोलते हैं, और पीछे किया हुआ रहता है। ठीक है, ये पीछे किया रहता है। ये किसका होता है? चांदी की एक पतली परत होती है। चांदी की एक पतली परत होती है ये दर्पण के पीछे। कोई भी दर्पण उत्तल अवतल या समतल हो, किसी भी दर्पण के पीछे क्या होगा? चांदी की एक परत। क्यों होती है? क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट करे, और रिफ्लेक्ट करेगी तभी हमारी आंखों पर पड़ेगी, और तभी उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, और तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है ना? यानी किसी भी मिरर के नीचे जो होता है, एक चांदी की पतली परत चढ़ा दी जाती है, और उसके ऊपर आप लोग देखे होंगे हरे कलर का, ब्लैक कलर का या अन्य किसी कलर का पेंट लगा दिया जाता है, पेंट चढ़ा दिया जाता है। ये पेंट क्यों चढ़ा दिए जाते हैं? कि ये चांदी की परत को हानि ना पहुंचे। ठीक है ना? और हानि पहुंच जाएगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा कोई भी किरण, कोई भी प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक हमारी आंखों के रेटिना में प्रतिबिंब नहीं बन पाएगी और हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी ये क्या हुआ, जब पेंट पूरी तरह से झड़ जाएगा, चांदी वाली परत और पेंट समतल दर्पण का पूरी तरह से झड़ जाएगा, और उसे हम ऐसे करेंगे तो हमारा चेहरा उसमें नहीं दिखाई, पीछे का नजारा हमें नजर आने लगेगा, हमारा चेहरा नहीं नजर आएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। ये हो गया कोई प्रकाश की किरण। ये हमारा हुआ क्या, ये लाइट मान लो कोई, ठीक है, ट्रक वाला हेडलाइट बन गया है। देखो यहाँ पर है एक हमारा टॉर्च, जिसमें से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है। ठीक है, इसमें से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है, लेकिन हम लोग एक किरण को यहाँ पर ले रहे हैं, और ये आकर कहाँ टकरा रही है? प्लेन मिरर पर। नीचे रखा हुआ है एक प्लेन मिरर हमारा, ऐसे करके ऐनक रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, समतल दर्पण जिसको बोलते हैं, और इस पर टकराएगी किरण प्रकाश की, तो क्या होगी? डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से परावर्तित हो जाएगी और वहां चली जाएगी। प्रकाश की किरण यहां पर आई, फिर रिफ्लेक्ट होकर यहां पर चली गई, और इन दोनों के बीच यहां जहां पर ये आई और जहां से ये गई, एक बिंदु यहां पर हो जाएगा। बिंदु के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, और उससे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, यानी हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। और ये प्रकाश की किरण यानी टॉर्च की लाइट की किरण को बोल देते हैं, ये आ रही है ना, इसे बोल देंगे आपतित किरण। देखो यहाँ पर आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये टॉर्च की लाइट जहां समतल दर्पण से टकरा कर
और ये जो लौट रही हैं, परावर्तित हो रही हैं, उसको बोल देंगे परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव रे। अरे समझ में ना। और इन दोनों के बीच एक रेखा खींच देते हैं, एक पॉइंट से एक रेखा खींच देते हैं बिल्कुल बीचों बीच, उसे बोलते हैं अभिलंब, हिंदी में नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी समझ सकते हो। इसे कोई नाम भी दे दो, ए बी सी डी, कोई भी नाम दे दो। ए इसे नाम दे दो, इसे बी, इसे सी, इसे डी। तो ए से बी हमारा हुआ आपतित किरण, ए से बी तक हो गया हमारा आपतित किरण, और बी से सी हुआ परावर्तित किरण, और बी से डी तक हमारा हो गया अभिलंब, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। आगे समझ में, यही होता है प्रकाश का प्रवर्तन। यानी किसी भी बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर समतल दर्पण से टकराकर या किसी भी दर्पण से टकराकर उसे लौटने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ये समतल दर्पण कैसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी एक रख सकते हो समतल दर्पण, और यहाँ पर जब प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच जो होगा एक रेखा, उसे बोलते हैं अभिलंब यानी नॉर्मल। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जब हम किसी बाल्टी या किसी ग्लास में किसी भी पेंसिल या किसी भी छड़ी को डालते हैं तो हम मुड़ी हुई प्रतीत हो, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जब हम किसी ग्लास में सिक्का डालते हैं तो वह ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग जान चुके हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन होता कैसे है, लेकिन उसके नियमों के बारे में भी अभी जानना बाकी है। और अपवर्तन तथा प्रवर्तन दोनों के नियमों के बारे में एक ही बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा है एक, मान लीजिए ये क्या है, एक सी यानी समुद्र है, और ये पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल की एक लेयर है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सभी जगह क्या है, वायुमंडल की एक परत पाई जाती है। बहुत सारी गैसें होती है वायुमंडल में, जैसे 21% ऑक्सीजन पाया, 31% जो है इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, और 78% लगभग में नाइट्रोजन, और बहुत सारी गैसें होती हैं, आर्गन, ये सभी बहुत सारी गैसें होती है वायुमंडल में। तो ये सभी गैसें यहाँ पर पाई गई हैं, वो तो हम लोग वायुमंडल के बारे में जब चर्चा करेंगे तो अध्ययन कर लेंगे उसके बारे में, जो भी गैसें पाई जाती है। तो और जब कोई किरण यहाँ से वायुमंडल से यहाँ पर आएगी, जब ही ये आएगी ट्रेवल करेगी, बिल्कुल सीधी दिशा में आएगी, वायुमंडल से तो बिल्कुल सीधी दिशा में आएगी, लेकिन जब ही जो समुद्र यानी सी के सतह से टकराएगी और यहाँ से जब ही अंदर जाना स्टार्ट करेगी, रियल में आना चाहिए था इसे इस दिशा में, लेकिन यह इस दिशा में थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और यही प्रक्रिया कहलाता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और यानी प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके बेंडिंग यानी मुड़ने की प्रक्रिया को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और परावर्तन किसको बोलते थे कि टकराकर वापस जाने की प्रक्रिया को परावर्तन बोलते थे, लेकिन अपवर्तन बोलेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो उसे थोड़ा सा मुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपवर्तन। अब ये मुड़ती क्यों है प्रकाश की किरण, कभी आपने सोचा है कि ये मुड़ती क्यों है? क्योंकि वायु में जो होता है प्रकाश की चाल क्या होता है, वायु या निर्वात को एक ही मान लेते हैं, और इसमें होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये लाख मैंने लिख दिया, 00 नहीं लिखा लगाया यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे जीरो गिनने में। ठीक है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, निर्वात में भी इतना ही होता है, तो निर्वात को ही हम लोग वायु और निर्वात दोनों को एक ही सेम मान लेते हैं, और इसमें लगभग होते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद ठोस में। लेकिन बिल्कुल इसके उल्टा विपरीत होता है ध्वनि के चाल। ध्वनि के चाल सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उसके बाद लिक्विड यानी द्रव में, और उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, और प्रकाश की चाल बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसमें वायु की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर यात्रा करती है प्रकाश की किरण। और जो ही यहाँ पर तो वायु में जो है इसका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चल रहा है, लेकिन जब ही यह जल में प्रवेश करती है, ये H2O जिसको बोलते हैं, जल में प्रवेश करती है, तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2,25,000 किलोमीटर की यात्रा तय करती है 1 सेकेंड में।
वायुमंडल में तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तय करती है, लेकिन जल में जब ही एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, क्या होगा, इसका 75,000 कम हो जाएगा, 2,25,000 किलोमीटर से ही यह अपनी चाल जो है, यह अपनी दूरी तय करेगी। और यही होता है इसका बेंडिंग होने का कारण, मुड़ने की प्रक्रिया। यहाँ पर तो आ रही है बिल्कुल रफ्तार से, लेकिन यहाँ पर इसकी रफ्तार क्या हो रही है, धीमी हो जा रही है। और जब धीमी होगी तो यह क्या होगी, मुड़ जाएगी थोड़ी सी। और यही प्रक्रिया कहलाती है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन। और इसमें भी इस आने वाली किरण को बोल देते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को बोल देते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसे बोल देते हैं नॉर्मल। अपवर्तित तथा आपतित किरण के बीच एक रेखा खींच देते हैं, जिसको बोल देते हैं हम लोग अभिलंब। इंग्लिश में नॉर्मल बोल देते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल, ठीक है। और ये प्रकाश की किरण आना चाहिए था इसे इस दिशा में, लेकिन गई कहाँ, इस दिशा में अभिलंब की तरफ क्या हो गई, ये अभिलंब है ना, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो यही मुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और इसे बोल देते हैं अपवर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को बोल देते हैं आपतन कोण, सेम टू सेम आपतन कोण बोल देते हैं। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच वाले इस भाग को बोल देते हैं अपवर्तन कोण। रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है, आ रहा है समझ में ना। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ ये कोण जो होगा आपतन कोण कहलाएगा। और इस अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण बोल देंगे, ठीक है। और ये दोनों वायु जो होता है एक माध्यम होता है, जिसको बोल देंगे हम लोग विरल माध्यम, और इसे बोल देंगे सघन माध्यम। आ रहा है कुछ समझ में, विरल क्या होता है, सघन क्या होता है, माइंड में क्लिक किया होगा। ये विरल क्यों लिख दिया, यहाँ पर सघन क्यों लिख दिया भाई। तो विरल यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो विरल को इंग्लिश में बोलते हैं रेरर, ठीक है। ये विरल क्या होता है भाई, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे आप लोग समझ लीजिएगा ये क्या है, विरल माध्यम। नहीं याद हुआ, याद करने के लिए बता दो ट्रिक, ये वीर है तो क्या है, ज्यादा बलवान है, वीर तो ज्यादा, वीर तो ज्यादा, यानी जिसमें ज्यादा प्रकाश की चाल हो उसे बोलेंगे विरल। इंग्लिश में रेरर बोल देंगे। र इसमें आ रहा है ना, तो इसमें 2-3 बार र आ गया, तो ये हो गया विरल। ये संघन होता है तो इसका इंग्लिश होता है डेंसर, ठीक है। तो एस इसमें आ गया ना, एस इसमें भी आ गया, एस इसमें भी, स्पेलिंग भी याद हो गया ना, स्पेलिंग भी यहाँ पर याद हो गया। रेरर यानी विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, वीर से ज्यादा, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो विरल हो गया, रेरर हो गया। और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वह सघन हो गया, सघन कम, जिसमें प्रकाश की चाल कम वह सघन, इंग्लिश में डेंसर हो गया। प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती हैं। और बिल्कुल इसके उल्टा समझ लीजिए कि जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की क्या होगी, अभिलंब से दूर भाग जाएगी, यही तो होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरण यहाँ पर आती है तो इसे इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन जाती कहाँ है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल जो होती है कम हो जाती है। प्रकाश की चाल कम क्यों होती है, लिक्विड में, द्रव में कम क्यों होती है, अंतराणविक स्थान के कारण। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग 9th क्लास में, अंतराणविक स्थान, जिस प्रकाश की चाल जो होगी बहुत ही कम होगी, और जिसमें अंतराणविक स्थान बल ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। अंतराणविक स्थान बल ऐसे लगा हुआ होता है किसी भी पदार्थ में,
ये जो अणु होते हैं बिल्कुल पास पास रहेंगे, वह हो जाएगा ठोस। और ठोस में तो चलिए पहले देख लेते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन दोनों के दो नियम होते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं प्रवर्तन के नियम के बारे में। प्रवर्तन के ये नियम है, आपतित किरण, ये देख लीजिए पहले, यहाँ पर एक किरण आ रही है तो इसे बोल देंगे हम लोग आपतित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। आपतित किरण प्लेन मिरर समतल दर्पण से टकरा कर क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस पॉइंट पर आ रहा है उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब जो है दोनों के क्या होगा, बीचों बीच एक रेखा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर, एक ही समतल पर हो रहा है ना, एक ही दर्पण पर, एक ही समतल पर, ठीक है, एक ही सतह पर होता है। यह हो गया फर्स्ट रूल हमारा। और सेकंड रूल देखिए, आपतन कोण। आपतन कोण आप लोग नहीं जानते हैं ना, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है उसको बोल देते हैं आपतन कोण। बिल्कुल आसान है भाई, राइटिंग थोड़ा जबरदस्त है मेरी, तो थोड़ी अच्छी तरह से ध्यान लगाइएगा वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपतन कोण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हो जाएगा। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण हो जाएगा परावर्तन कोण। और ये परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तित में ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही सेम हो जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन में ये दोनों ही सेम हो जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपतन कोण यहाँ पर 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 60 तो ये 60, ठीक है। यानी आपतन कोण सेम, परावर्तन कोण यानी इंसिडेंट रे बराबर रिफ्रैक्टिव रे। तो चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा संविधान की तरह संशोधन कर दिए गए हैं, थोड़ा सा, ठीक है। देख लीजिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। ये कोई किरण आई, यहां से हो गया हमारा समुद्र, तो समुद्र में प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगा, ये बेंडिंग हो जाएगी। तो अपवर्तित किरण ये हो जाएगी, ये आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या हो जाएगा, इसमें भी तीनों एक ही समतल पर होता है ना, एक ही सतह पर होता है ना, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, एक ही सतह पर। इन दोनों में सेम होता है, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में फर्स्ट रूल जो होता है सेम होता है, सेकंड नियम जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। अब ये क्या होता है, कांस्टेंट यानी नियतांक। और यही बोले थे साइन आई बराबर साइन आर। ये एक स्नेल भाई थे हमारे, स्नेल भाई साहब थे, एक वैज्ञानिक थे। स्नेल का नियम भी इसे बोला जाता है। अगर एग्जाम में आए कि प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड नियम को, दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्नेल का नियम भी बोला जाता है। या आए एग्जाम में कि स्नेल के नियम बताएं, तो स्नेल का नियम यही हो जाएगा, प्रकाश अपवर्तन का सेकंड रूल, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण एक नियतांक होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये क्या है, यहाँ से जब प्रकाश जो है जल में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है और ये अभिलंब हो जाता है। तो ये कोण जो होता है ऊपर वाला कोण, आपतन कोण जो होगा इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और अपवर्तन कोण कम हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है।